आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में वोटर टर्नआउट का जो डेटा है इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किया है 30 अप्रैल को, उस पर मैं बात करूंगी। उसके अलावा मैं कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करूंगी जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, उसके वोटर टर्नआउट डेटा से जुड़ा हुआ है। उस पर मैंने इलेक्शन कमीशन को एक ईमेल भी किया था पिछले शनिवार को, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं आया। इसके बारे में मैं सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में बात करूंगी, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो पहली बात करते हैं हम वोटर टर्नआउट का जो डेटा 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया, और इसमें उन्होंने जो बातें हमें बताई हैं, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने हमें बताया है कि ये वोटर टर्नआउट डेटा है जो कि ये बताता है कि फेज 1 में 66.14% का वोटर टर्नआउट रहा और सेकेंड फेज में 66.71% का वोटर टर्नआउट रहा। तो अब इस डेटा में प्रॉब्लम कहाँ है? बहुत सारी चीजें चर्चा हमने सुनी, डिबेट सुना, ट्वीट्स भी हमने देखा, मैंने भी ट्वीट किया इस बारे में। इस डेटा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये डेटा परसेंटेज में है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर्स में। ये मैटर नहीं करता कि उन्होंने इतने दिनों बाद क्यों जारी किया, 19 अप्रैल को था पहला फेज, तो इतने दिन क्यों लगा दिए इलेक्शन कमीशन ने। या ये भी नहीं मैटर करता है कि पहले तो ये नंबर 5% कम था या 4% कम था और अब कैसे बढ़ गया अचानक से। ये इशू नहीं है। इशू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने इसे एब्सोल्यूट नंबर में क्यों नहीं जारी किया। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका मतलब आपके पास एब्सोल्यूट नंबर या फिगर तो है कि कितने वोट्स पड़े उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर मैं कहती हूँ कि 1000 वोट पड़े एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वहां का वोटर इलेक्टोरल है 2000, और उसमें इसका मतलब सिंपल सा है कि 50% वोटर टर्नआउट है, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए भी आपको एब्सोल्यूट नंबर की जरूरत है। तो ये तो क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो नंबर मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसमें क्यों नहीं जारी किया, इस प्रेस रिलीज में क्यों नहीं मेंशन किया, ये हमें पता नहीं। अब यहाँ पर इस बात पे हम आते हैं कि आखिर एब्सोल्यूट नंबर क्यों जरूरी है। परसेंटेज से हमारा कोई फायदा नहीं, एज इन हमारे से मेरा मतलब है कि सिटीजन का, वोटर्स का, इससे हमें इसलिए फायदा नहीं है कि परसेंटेज को आप टैली नहीं कर सकते कि कितना वोट गिना गया फाइनली रिजल्ट वाले दिन। उसको टैली करने के लिए आपको एब्सोल्यूट नंबर की जरूरत पड़ेगी और तभी आप उसे टैली कर सकते हैं। इसीलिए हमें एब्सोल्यूट नंबर या फिगर की जरूरत है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में इतने 10,000 वोट पड़े थे और अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में 10,000 वोट गिने गए, तभी आप टैली कर सकते हैं। और जब आप टैली करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोई डिस्क्रिपेंसी है या नहीं। इसीलिए हमें एब्सोल्यूट नंबर की जरूरत है और इलेक्शन कमीशन के पास वो डेटा, मैं तो यही लॉजिकली तो यही प्रूव होता है कि वो डेटा ऑलरेडी उनके पास मौजूद है और उन्होंने ये अपलोड नहीं किया। ये वही बता सकते क्यों नहीं अपलोड किया। इस पर भी मैंने उन्हें मेल करके पूछा है कि आखिर क्यों। अब मैं आती हूँ यहाँ पर कंपेयर करने के लिए 2019 लोकसभा इलेक्शंस में जो उन्होंने डेटा अपलोड किया था और आज जो अब 2024 के इलेक्शन में वो जो डेटा अपलोड करे, उसके फॉर्मेट में बहुत अंतर है। आपको अगर मैं बता दूं कि पहले भी मैंने वीडियो बनाया है 2019 के इलेक्शंस के बाद, जो मैंने स्टोरी की थी डिस्क्रिपेंसी की, कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसी पाई गई। जो मैंने कंपेयर किया था वो था फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला था और रिजल्ट्स के बाद, तो उसमें मैंने पाया था 373 प्लस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्क्रिपेंसीज पाए गए थे। और ये मैटर, ये आर्टिकल पिटिशन में भी आया था, सुनवाई के लिए भी आया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस डेटा के आधार पर उसको, उस स्टोरी को किया था। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है। ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से डाउनलोड किया था। वो आर्टिकल
में आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लिखा हुआ है कि फाइनल वोटर टर्नआउट। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर जो इन्होंने डेटा पब्लिश किया है 2024 में, इसमें कहीं ये फाइनल वोटर टर्नआउट नहीं कह रहे, लेकिन हम तो यही मानेंगे कि ये फाइनल, क्योंकि ये एस्टिमेटेड भी नहीं कह रहे। तो ये अब इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर वो इस बात को भी ध्यान दे रहे हैं। तो जब उन्होंने 2019 में अपलोड किया था, वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 2019 के इलेक्शन में उन्होंने फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा, अब वो उन्होंने अपलोड किया था 4 फेजेस का, जिसको मैंने डाउनलोड किया था। अब वो डेटा मैंने ट्वीट भी किया है, आप देख सकते हो उसका डॉक्यूमेंट, और मैं आपको यहाँ भी दिखा दी। उस समय जो उन्होंने फॉर्मेट फॉलो किया था वो ये फॉर्मेट फॉलो किया था। इस फॉर्मेट में क्या है, उन्होंने बताया है एंड ऑफ पोल कंपैरिजन फेज 1, ये इन्होंने अपलोड किया था 27 अप्रैल को। जो पहला फेज ऑफ इलेक्शन हुआ था उस समय हुआ था 11 अप्रैल को और 18 अप्रैल को। तब उन्होंने उसके बाद 2 फेजेस का उन्होंने वो फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा अपलोड किया था, जो कि 27 अप्रैल को, फेज 1 और फेज 2। तो ये जो डेटा है, इसमें इन्होंने ना सिर्फ इतना डिटेल्ड वोटर टर्नआउट डेटा है, ये फॉर्मेट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, मैं ये कहूंगी बहुत ही अच्छा है। अब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिए हैं, टोटल इलेक्टोरल, फिर टोटल वोटर, फिर 2014 टर्नआउट इन परसेंटेज। तो उन्होंने पहले तो इलेक्टोरल कितने हैं, कितने वोटर है वहां पर, फिर वोटर कितने इन्होंने वोटिंग की है, फिर उसके बाद वोटर टर्नआउट इन परसेंटेज, इन दोनों को उन्होंने 2014 का अलग दिया है और 2019 का अलग दिया है, दोनों का डेटा दिया है। और फाइनली उन्होंने एक कॉलम और लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है 2014-2019 के डिफरेंस कितने हैं वोटर टर्नआउट में। तो इन्होंने एब्सोल्यूट नंबर में यहाँ पर दिया है। फॉर इंस्टेंस मैं एक खाली पढ़ के सुना, अंडमान और निकोबार में उन्होंने कहा है कि जितने वोटर हैं उसके बगल में उन्होंने वोटर टर्नआउट भी नंबर में दिया है, वो कहा है 2,07,208 टोटल वोटर ने वोट किया है। तो इस तरह का एब्सोल्यूट नंबर, इस तरह का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो हमें चाहिए, और सिर्फ परसेंटेज नहीं। ऑफ कोर्स परसेंटेज भी वो दे सकते हैं, और उन्होंने पोलिंग वाले दिन परसेंटेज में बाहर पब्लिक डोमेन में डाला था, वो दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अब जब वो डेटा डाल रहे हैं इतने दिनों बाद, तो टोटल नंबर कितने वोट पड़े उसकी जरूरत है। और आपको मैं ये भी बता दूं, कईयों ने मुझसे भी पूछा कि आखिर ये डेटा कंपाइल करने में कितना समय लगता है, वोट्स पोल्ड वाला डेटा। तो मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की और कुछ फॉर्मर इलेक्शन ऑफिसर से भी बात की, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके थे, जैसे कन्नन गोपीनाथन। उन्होंने मुझे बताया कि ज्यादा से ज्यादा पूरा डेटा कंपाइल करने में उन्हें 48 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि जब पोलिंग खत्म होता है उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारी चीजों को कैलकुलेट करता है, उसके बाद फॉर्म 17 भर के वो या पोलिंग एजेंट या पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को देता है, उसके बाद वो सारा डेटा कंपाइल करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेजता है। और रिटर्निंग ऑफिसर जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो डेटा उसे मिलता है डिफरेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, उसको वो कंपाइल करके फिर आगे यानी कि इलेक्शन कमीशन सेंटर में उन्हें भेजता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब हम मान लेते चलिए 24 से 48 घंटे नहीं, 48 से ज्यादा घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं, 72 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके हिसाब से, कन्नन गोपीनाथन के हिसाब से नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पर बात डिले की नहीं है, एक्यूरेसी की है। आप समय लीजिए, लेकिन आप एक्यूरेट डेटा हमें प्रोवाइड करिए। हम वोटर्स को कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज के, आप जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं वो एफिशिएंटली, एक्यूरेटली प्रोवाइड करिए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। और आप जब डेटा प्रोवाइड करते हैं तो उसको एग्जैक्ट नंबर्स में प्रोवाइड करिए। एज अ वोटर मेरा पूरा हक है जानने का कि कितने वोट्स गिरे, ताकि फाइनली जो वोट्स काउंट किए गए उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है कि नहीं, ये जाना जा सके। अब मैं आती हूँ दूसरे पहलू में। ये जो हुआ, ये जो डेटा जिसके आधार पे मैंने आर्टिकल फाइल किया था, इसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई, उसमें जिरह हुआ। वहां पर पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई, क्या कारण था।
तो जब जजमेंट आया, जजमेंट में मैंने पढ़ा और उसके बेसिस के ऊपर ही मैंने इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल किए, क्योंकि मेरे पास ये 4 फेजेस का है डॉक्यूमेंट, 4 फेजेस का, जिसके बेसिस पे मैंने टैली किया था। अब उसके बेसिस पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में। The Election Commission has explained that the report referred to in the quit is with reference to the live voter turnout data uploaded on the website of the Election Commission during 2019 Lok Sabha elections. The voter turnout data is dynamic in nature and is uploaded by the Election Commission on real-time approximation by taking inputs from the presiding officers of the polling station. Inaccuracies were found in the real-time inputs given by the presiding officers. However, there was no mismatch of the data of votes recorded in the EVMs and the data of total votes recorded in Form 17C. The data in the EVM and Form 17C matched and accordingly the results were declared in Form 20. But मैंने कोई लाइव डेटा नहीं लिया, मैंने तो उनके वेबसाइट से लिया जहां पर उन्होंने क्लियरली लिखा था फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा ऑफ फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब इसके बेसिस पे मैंने एक ईमेल भी किया है इलेक्शन कमीशन को, और ये मैंने ईमेल बहुत सारे लोगों को मार्क किया है, इसका चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर से शुरू करके और भी जितने भी उनके नीचे के लेवल में जितने भी ऑफिसर्स हैं, इन सबको मैंने ये मेल 27 अप्रैल को करा, और उसमें मैंने अटैच किया है ये चारों डॉक्यूमेंट जो 2019 के थे, फेज 1, 2, 3, 4, और उसमें मैंने उनसे पूछा है कि सर आप ही मुझे बताइए, हो सकता है मुझे नहीं पता, आप ही मुझे बताएं कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट मैं अटैच कर रही हूँ 4 फेजेस का, जो मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से डाउनलोड किया था, जिसमें आपने कंपेयर किया है 2014 और 2019 के वोटर टर्नआउट को, आखिर ये डॉक्यूमेंट क्या है? आपने उस पर फाइनल वोटर टर्नआउट करके अपलोड किया, इसीलिए मैंने उसको कंसिडर किया है, और अगर ये एस्टिमेटेड था या अप्रॉक्स था तो आपने उस पर फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा क्यों लिखा, ये प्लीज एक्सप्लेन करिए। और दूसरी बात मैंने ये भी पूछी कि आखिर ये स्टोरी जब मैंने की, मैंने आपसे पूछा भी, तो आपने ये विड्रॉ क्यों कर लिया इस पर्टिकुलर डेटा को, उसके बारे में भी आप मुझे बताएं। तो ये कुछ सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखे हैं और अभी मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि उनका जवाब आए। इसके ऊपर मैंने 2 रिमाइंडर्स भी भेज दिए उन्हें, और साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि ये जो फॉर्मेट आपने 2019 में फॉलो किया वो आप 2024 में क्यों नहीं फॉलो कर रहे, ये हमें बताइए कि वोटर टर्नआउट एब्सोल्यूट नंबर में क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो ये सारे सवाल मैंने उन्हें भेजे हैं और इलेक्शन कमीशन से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुझे जवाब देंगे। हालांकि 2019 में जब मैंने स्टोरी की उसके बाद इतने साल बीत गए, उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब दिया है। एज अ वोटर, एज अ जर्नलिस्ट, हम यही उम्मीद कर सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाए पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। और ये एब्सोल्यूट नंबर मांगने के पीछे एक ही कारण है, ताकि हमारा जो सारा इलेक्शन प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट रहे। सिवाय ट्रांसपेरेंसी के और कोई मांग नहीं कर रहे हैं हम। इलेक्शन कमीशन से सिर्फ यही चाह रहे हैं कि वो एटलीस्ट हमारे कुछ सवालों का जवाब दें और पूरे इलेक्शन प्रोसेस को और ट्रांसपेरेंट कर दें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्लीज सपोर्ट करिए, प्लीज कमेंट करिए मैं इस वीडियो पर और भी सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, और मुझे बताएं कि आप और किस तरह के वीडियोस पर और इश्यूज पर वीडियोस चाहते हैं, और इस तरह के वीडियो में के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपकी राय बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।